हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे अगली कड़ी में सीखेंगे कि कल हम लोगों ने नाइट्रोजन के भौतिक गुणों की विवेचना कर चुके थे, अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन परिवार के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्मों की बात करें हम तो उसमें पहली पॉइंट हमारी आती है कौन सी? ऑक्सीडेशन। कौन सी आती है? ऑक्सीडेशन। यानी रासायनिक गुणों में हमारी पहली पॉइंट आती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। क्या आता है? ऑक्सीकरण आता है, ऑक्सीकरण। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण में नाइट्रोजन के क्या क्या होते हैं। तो ऑक्सीकरण की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको हमने पूर्व की कक्षा में बताया, ऑक्सीकरण शब्द से यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी जो है संयोजकता होती है और उसी को हम लोग जो है ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो अंतर इसमें यहाँ पे ये है कि ऑक्सीकरण जो होती है वो प्लस माइनस दोनों हो सकती है, जबकि संयोजकता होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर मैं नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की बात करें तो नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3, +3 और +5, ये नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों की तो उसमें आप देखेंगे कि जो इस वर्ग में यानी 5th ए वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है ना, एंटीमनी है, फिर बिस्मिथ है। तो जब हम ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम, कहाँ से भैया? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था घटती जाती है। यानी यूँ कह लीजिए कि अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 या +5, क्या +5, इनमें से अगर बात करें तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था अगर नाइट्रोजन की है तो जो इनकी आखिरी परिवार का सदस्य है यानी बिस्मिथ, तो बिस्मिथ की जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था होगी ये चीज़ें नहीं पाई जाएगी। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं? क्रम से घटती हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की बात करूं मैं तो नाइट्रोजन में देखा जाए डी उपकोष जो होता है ये अनुपस्थित होता है। क्या होता है? डी उपकोष अनुपस्थित होता है, यानी डी उपकोष नहीं होता है। नाइट्रोजन का जब हम विन्यास करते हैं तो इसमें डी उपकोष नहीं होता है, जबकि अन्य की बात करें जो है जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है, तो इन सब में जो है आपका डी उपकोष होता है। किसी न किसी प्रकार चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल करके आप डी उपकोष को ला सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नाइट्रोजन जो है ये पंच संयोजकता नहीं प्रदर्शित करेगा, यानी पंच संयोजकता नहीं प्रदर्शित करेगा। बाकी अन्य जो है आपके पंच संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन पंच संयोजकता नहीं प्रदर्शित करेगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें जैसे NaCl3 लिख सकते हैं, जबकि NCl5 नहीं लिख सकते, यानी इसको हम नहीं लिख सकते। 3 लिख सकते हैं लेकिन 5 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि डी उपकोष इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, जैसे और बात करें तो NH3 हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, लेकिन NH5 नहीं हो सकता है। ठीक है, और तो और नाइट्रोजन जो है 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो ऐसे इस वर्ग के तत्व होते हैं जो 4 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे NH4 प्लस आयन, PH4
4 प्लस आयन, PH4 प्लस आयन। ये देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों 4-4 संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम नाइट्रोजन का जब हम NH3 की बात करें तो इसमें देखा जाए नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। PH3 की बात करें तो इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसके कारण ये जो है क्या बना सकते हैं, चौथी संयोजकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके कारण नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों तत्व जो होते हैं चतुष्क संयोजकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और सदस्यों की बात करें हम, जैसे नाइट्रोजन के अलावा और सदस्य आपको देखा जाए तो फास्फोरस से लेकर के कहाँ तक, एंटीमनी तक। फास्फोरस से लेकर के एंटीमनी तक ये जो तत्व होते हैं ये आपके 6 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, 6 संयोजकता भी प्रदर्शित कर सकते हैं अपने आयनिक यौगिकों में। किसमें? अपने आयनिक यौगिकों में। जैसे देखा जाए तो PCl6 या फिर आगे देखें तो AsF6 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके आयनिक यौगिक होते हैं। इन आयनिक यौगिकों में जो है ये 6 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, आगे देखा जाए तो आगे दूसरा जो इनका कैरेक्टर है, दूसरा रासायनिक गुण आपका आता है श्रृंखलन। क्या आता है? कैटेनेशन। श्रृंखलन की बात करें, कैटेनेशन की बात करें तो श्रृंखलन ये हो गया आपका श्रृंखलन। तो अगर मैं श्रृंखलन की बात करूं तो श्रृंखलन कहते किसको हैं? श्रृंखलन का मतलब ये हो गया कि ऐसे तत्व जो आपस में जुड़ करके, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अगर एक चेन का निर्माण करते हैं तो उसको श्रृंखलन कहते हैं। तो यहाँ पर श्रृंखलन कोई तत्व कब बनाता है? तो कोई भी तत्व श्रृंखलन तभी बनाएगा जब उसमें स्वयं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कार्बन देखा जाए तो कार्बन अपने से ही जुड़ सकता है, यानी कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन, जब कार्बन 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 ऐसे श्रृंखला आपकी जुड़ती चली जाती है तो यहाँ पर ये जो है एक चेन का निर्माण होता है, इसको हम श्रृंखलन कहते हैं। तो श्रृंखलन ऐसे तत्व बनाते हैं जिसमें आपस में ही, जो आपस में यानी स्वयं से आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम श्रृंखलन कहते हैं। तो श्रृंखलन एक तरीके से आपका ये जो है पॉइंट हो सकता है रासायनिक गुण में। ठीक है, तो कार्बन की जो श्रृंखलन क्षमता होती है नाइट्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। वहीं पे नाइट्रोजन परिवार की अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस नाइट्रोजन से अधिक श्रृंखलन रखता है। कारण ये है कि नाइट्रोजन जो है विविध श्रृंखला नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस विपरीत श्रृंखला भी बनाता है और चक्रीय श्रृंखला भी बनाता है, जिसके कारण इसके श्रृंखलन की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगली पॉइंट्स आपकी आती हैं। अगली पॉइंट आती है एलोट्रॉपी, अपर रूपता। क्या आती है? अपर रूपता। तो अपर रूपता की बात करें, यानी ऐसे तत्व जिनके एक से अधिक रूप पाए जाते हैं उसी को हम, उस गुण को अपर रूपता कहते हैं। तो जैसे आपके पास 2 हाथ है, एक दायां है एक बायां है, दोनों के जो बनावट होती है, जो बोन्स, जो फैलेंजेज, जो भी हड्डी, जो भी अस्थि आपके इस हैंड में है वही अस्थि इसमें है, लेकिन फिर भी उसको हम लेफ्ट राइट कह देते हैं, दायां हाथ बायां हाथ कह देते हैं। तो उसमें जो दायां बायां हाथ कहने का मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी की जो लेफ्ट साइड राइट साइड होगा
उसी अकॉर्डिंग जो है स्थिति के आधार पर उसको हम बांट देते हैं। तो वैसे ही अपरूपता भी होती है, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता मिल जाती है जिसके कारण उसको हम जो है अपरूप कह सकते हैं। यानी संरचना बनावट दोनों सेम होती है। देखते हैं जो कुछ अपरूप देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के पास दो अपरूप होते हैं। कौन कौन? एक अल्फा नाइट्रोजन और एक बीटा नाइट्रोजन। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के बहुत सारे अपरूप हैं, आप सुने भी होंगे। लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, है ना। लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक में अल्फा बीटा आ जाते हैं। तो ऐसे करके ये जो है फास्फोरस के अपरूप हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम आर्सेनिक की बात करें, किसकी? आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक के पास भी देखा जाए दो अपरूप हैं। कौन कौन? तीन अपरूप हैं। कौन कौन? तीन अपरूप हैं। तो पहला होता है ग्रे अपरूप, दूसरा होता है येलो अपरूप यानी पीला अपरूप, और तीसरा होता है ब्लैक अपरूप। ब्लैक आर्सेनिक, ग्रे आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक, ये जो है इसके अपरूप हो गए। ठीक है। इसी प्रकार आपके जो है एंटीमनी के भी अपरूप होते हैं। किसके? एंटीमनी के भी तीन अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है धात्विक अपरूप। कौन होता है? धात्विक अपरूप। दूसरा कौन होता है? येलो एंटीमनी, पीला अपरूप एंटीमनी। फिर इसके बाद अगला होता है विस्फोटक अपरूप। क्या होते हैं? विस्फोटक अपरूप। ठीक। तो इस तरीके से नाइट्रोजन परिवार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी यानी ये चार तत्व जो होते हैं ये अपरूपता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आगे देखें तो आगे आपका अगला पॉइंट आता है आबंध बनाने की प्रकृति। तो नाइट्रोजन परिवार में आबंध बनाने की जो प्रकृति होती है वह उनकी संयोजकता पर डिपेंड करती है, ऑक्सीकरण अवस्था पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यानी जब आप नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो इनके जो है आबंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्रमशः घटती है। क्रमशः क्या होती है? घटती है। ससंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति घटती है। और तो और एक चीज और, जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं ये ससंयोजी आबंध भी बनाते हैं और उसके साथ साथ आयनिक आबंध भी बनाते हैं। तो आयनिक आबंध दो, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जैसे आपने देखा अभी NH4+ आयन, PH4+ आयन, तो ये आयनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति होगी और ससंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते ही हैं। ठीक है। तो ससंयोजी आबंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो टॉप टू बॉटम जो होती है वो घटती जाती है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन परिवार के कुछ यौगिक। तो नाइट्रोजन परिवार के कुछ यौगिक में पहला आपका आता है N2, डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन की बात करें हम तो डाई नाइट्रोजन की खोज सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कौन? डेनियल रदरफोर्ड। डाई नाइट्रोजन द्विपरमाणु नाइट्रोजन की खोज 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि नाइट्रोजन अणु के रूप में द्विपरमाणु होता है, यानी जब दो परमाणुओं को जोड़ देंगे तो N2 का निर्माण होगा जो कि अणु के रूप में होता है। ठीक। इसके बाद विरचन की बात करें, निर्माण की बात करें, किसका निर्माण? हम लोग डाई नाइट्रोजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण हम लोग तीन चार प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहले कह दें व्यावसायिक स्तर पर, दूसरा कह दें औद्योगिक स्तर पर, तीसरा कह दें हम कि प्रयोगशाला स्तर पर। तो ऐसे जो है हम विभिन्न प्रकार से डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले औद्योगिक स्तर पर। तो औद्योगिक स्तर पर डाई नाइट्रोजन का उत्पादन जो होता है वायु के द्रवीकरण के द्वारा प्रभाजी आसवन से बनाया जाता है।
यानी जब हम व्यावसायिक स्तर पर बात करेंगे तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण वायु में जो भी नाइट्रोजन होगी उसका द्रवीकरण करके प्रभाजी आसवन के द्वारा डाई नाइट्रोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक, क्लियर। अच्छा जी, यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में डाई नाइट्रोजन का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम हम नौसादर का सूत्र क्या होता है? NH4Cl ये होता है नौसादर या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो जब अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। और अमोनियम नाइट्रेट को जब पुनः गर्म करते हैं तो हमको डाई नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। समीकरण देख लेते हैं। तो समीकरण में आप देख लीजिए, जैसे हमने लिखा NH4Cl प्लस NaNO2। ठीक, क्या लिखा? हमने लिखा NH4Cl प्लस NaNO2। इसको हम क्या करें? गरम कर दें। तो जब गरम करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? NH4Cl प्लस NaCl प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ? ये NO2 प्राप्त हुआ। भाई सॉरी, गलत हो गया। NH4Cl प्लस NaNO2। तो आप इसको निकाल दीजिए यहाँ से। तो बचा क्या? बचेगा आपका NH4NO2 प्लस NaCl। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त हो गया। ठीक, अब अमोनियम नाइट्राइड को पुनः गर्म कर दीजिए। तो NH4NO2 इसको आप क्या करो? हीट कर दो, गर्म कर दो। तो आपको क्या प्राप्त होगा? NO2 प्लस H2O, 2H2O कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया? डाई नाइट्रोजन। ठीक है। और तो और डाई नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कुछ न कुछ जो है अल्प मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्राप्त होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी प्राप्त होता है, यानी NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होता है और उसके साथ साथ नाइट्रिक अम्ल भी प्राप्त होती है अल्प मात्रा में। तो जब डाई नाइट्रोजन के साथ अगर आपको NO और HNO3 प्राप्त होता है तो उसको निष्कर्षण करने के लिए हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट के जलीय विलयन के साथ द्रवीकरण कर देते हैं। तो द्रवीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? NO2। ठीक, समझ में आ गया?